हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे, अगर किसी का ईपी स्टडी अगर हुआ है या ईपी स्टडी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किसी पेशेंट का अगर हुआ है तो उसका लॉन्ग टर्म फॉलोअप कैसा होगा, उसमें दोबारा से वो अरिथमिया आने का चांसेस कितना ज़्यादा रहेगा, उसके प्रोसीजर का फेलियर रेट क्या है। काफ़ी लोग ईपी स्टडी करा तो लेते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत भी पैल्पिटेशंस अगर आते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर उनको प्रॉब्लम होती है, घबराहट होती है, तो उनको लगने लगता है कि यार ये तो बीमारी ठीक नहीं हुई है, बीमारी फिर से आ गई है। कई बार लोग को एंग्जाइटी इंड्यूस पैल्पिटेशंस होता है या सिर्फ साइनस टैकीकार्डिया होता है जो घबराहट की वजह से बढ़ सकता है। तो लोगों को लगता है कि यार ट्रीटमेंट इतना करा लिया, लाख रुपये खर्चा हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ प्रॉब्लम। तो एग्जैक्ट रेशियो क्या है सक्सेस का ईपी स्टडी में, अलग अलग अरिथमियाज के लिए क्या क्या है, लॉन्ग टर्म कितने लोग को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, कितने लोग को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर किसी को वापस रिकरेंस हो रहा है तो उसके कारण क्या है, और उसको दोबारा से क्या करना पड़ता है, क्या वापस से ईपी स्टडी करना पड़ेगा या मेडिसिन पे चलाना पड़ेगा, क्या मेडिसिन कंप्लीटली लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। ये सारे इश्यूज़ को हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट का सिर्फ ब्रीफ समरी देखना चाहते हैं या शॉर्ट्स में खाली डिटेल देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम चैनल पे यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर किसी का ईपी स्टडी हुआ है। बेसिकली ईपी स्टडी का मतलब ये है कि हार्ट के करंट का एनालिसिस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन हार्ट के वोल्टमीटर से बिजली की वायरिंग वगैरह के करंट को असेस करता है कि कहाँ पे करंट ज़्यादा आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है, कहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, वो करंट के डिवाइस से वोल्टमीटर से चेक करते हैं। वैसे ही इसमें भी हार्ट के अंदर हम तार डाल के अलग अलग जगह पे कितने वोल्टेजेस हैं और कहाँ से करंट कंडक्शन आ रहा है वो उसको असेस करते हैं। और बाद में जो एरिया से अबनॉर्मल करंट आ रहा है या जो एरिया में अबनॉर्मल सर्किट्स हैं उस एरिया पर कैथेटर को हम पोजीशन करते हैं, फिर रीटेस्ट करते हैं, उस एरिया में हम पेस करते हैं, ये देखने के लिए कि करंट वहाँ पे जैसा पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है वैसे सिम्टम्स वापस हो रहे हैं कि नहीं, वही पैटर्न का टैकीकार्डिया हो रहा है कि नहीं। कई बार क्या आप किसी भी जगह पर स्टिमुलेट कर दो, कहीं भी जगह पर टैकीकार्डिया हो जाता है और पेशेंट डॉक्टर को लगता है कि हाँ पेशेंट को वही प्रॉब्लम जो थी वो रिप्रोड्यूस हो गई, लेकिन एग्जैक्टली उसी टाइप का टैकीकार्डिया होना चाहिए पेशेंट को, उसी रिदम का ईसीजी का टैकीकार्डिया होना चाहिए जैसा कि पहले उसको होता था। यही एक्चुअल में इंपॉर्टेंस है कि आपके पास पुराना जो रिदम का प्रॉब्लम है उसका ईसीजी अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो कंपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो रिप्रोड्यूस होता है तो फिर वो एरिया को रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जला दिया जाता है, फिर से करंट देकर रीटेस्ट किया जाता है कि आपका करंट वहाँ पे रिप्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, वापस टैकीकार्डिया हो रहा है कि नहीं। 2-4 बार ट्राई करने के बाद जब वहाँ टैकीकार्डिया नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि वो एरिया जल चुका है प्रॉपर्ली, वो सर्किट जिससे करंट कंडक्शन हो रहा था वो डैमेज हो गया है, और आसपास के एरियाज़ को भी थोड़ा मैपिंग कर लिया जाता है, उसके बाद प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ईपी स्टडी में 2-3% के इसमें फेलियर रेशियो हो सकता है। एवीआरटी एवीएनआरटी जो कॉमन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज है उसमें सक्सेस रेशियो ईपी स्टडी का 95 to 98% रहेगा। उसका रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है कि या तो पुराना टैकीकार्डिया का ईसीजी अवेलेबल नहीं होता, या कई बार ऐसा होता है कि आपने जब टैकीकार्डिया को स्टिमुलेट किया तो लगभग सिमिलर मॉर्फोलॉजी का सर्किट पे जैसा करंट आ रहा था वैसा करंट आ रहा है, लेकिन एक आध सर्किट पेशेंट की बॉडी में और था जो कि ड्यूरिंग प्रोसीजर मिस हो गया। कभी कभी किसी पेशेंट की बॉडी में मल्टीपल सर्किट्स होते हैं, आपने जब मैपिंग किया तब एक सर्किट एक्टिवेट था, बाकी बॉडी ने थोड़े टाइम के बाद एक दूसरे सर्किट को भी एक्टिवेट कर दिया बॉडी के इंट्रिंसिक मैकेनिज्म से। कभी कभी बॉडी वो एरिया में हीलिंग भी चालू कर देती है कि जो एरिया को आपने जलाया था वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाता है और उसके ऊपर से कंडक्शन चालू हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी 2-3% या 5% तक के केसेस में रिकरेंस हो सकता है और पेशेंट को फिर से अरिथमिया हो सकता है। अगर थोड़ा मोड़ा किसी को पैल्पिटेशन हो रहा है या धड़कन बढ़ रही है तो उसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें वो कई बार घबराहट की वजह से या एंग्जाइटी या इस रिलेटेड साइनस टैकीकार्डिया हो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। पर अगर आपको एग्जैक्टली वैसे ही पैल्पिटेशन हो रहे हैं, धड़कन बढ़ रही है जैसा पहले होता था, और ईसीजी में अगर डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ वही टाइप का अरिथमिया है जैसा पहले हो रहा था, तो उसे प्रोसीजर फेलियर रेट माना जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, अब ऐसा हो सकता है कि जैसे 2-3 सर्किट है, आपने 2 जला दिए, एक छूट गया, या एक बॉडी ने नया बना लिया, तो वो अगर फेलियर रेट में गिना जाता है तो वैसे में हर एक पेशेंट को हम ईपी स्टडी के लिए दोबारा नहीं भेजते हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट को वापस से इतने अरिथमिया हो रहे हैं, बार बार अरिथमिया हो रहे हैं, पहले जितनी फ्रीक्वेंसी हो रही थी उतने ही हो रहे हैं और दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है,
तो ही हम पेशेंट का रिपीट ईपी स्टडी करते हैं, और उसमें भी सक्सेस रेशियो अगली बार भी 95 to 98% रहेगा। फिर भी 1-8% केसेस में रिकरेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा रेगुलर केसेस ऑफ ईपी स्टडी में नहीं होता। मैंने इतने सालों में हार्डली 1-8 पेशेंट में रिकरेंस देखा है, पर अदरवाइज नहीं होता मोस्टली। पर टेक्निकली स्पीकिंग इसका सक्सेस रेशियो 100% नहीं मान सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी में मल्टीपल सर्किट्स होने की वजह से, या कई बार सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स ईपी स्टडी में आए, आपने को उस समय जब आपने एरिया को जलाया और उसके बाद जब आपने करंट पास किया तो नहीं करंट पास हुआ, लेकिन बाद में बॉडी ने के कुछ मैकेनिज्म से फिर से करंट चालू हो गया वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हो सकती है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। इसके लिए कभी कभार ये प्रोसीजर का या प्रॉब्लम का रिकरेंस हो सकता है, और वैसे केसेस में आपको कभी कभार प्रॉब्लम्स के लिए लाइफ टाइम दवा भी लेना पड़ता है। पेशेंट कई बार इसमें क्रिप करते हैं कि साहब 1 लाख रुपए खर्चा किया, इतना माता बच्ची किया, फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। तो मान के चलना पड़ता है कि दुनिया में कोई भी प्रोसीजर है उसका 100% सक्सेस रेशियो नहीं होता, थोड़ा बहुत रिकरेंस हो सकता है। अलग अलग तरह के अरिथमियाज में अलग अलग तरह का रिकरेंस पैटर्न होता है। अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यानी कि एवीआरटी, एवीएनआरटी जो सबसे कॉमन है, ये अगर है तो सक्सेस 95 to 98% रहेगा। एट्रियल टैकीकार्डिया है तो उसमें कम रहेगा। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को तो 3D मैपिंग करना पड़ता है, या एक्टोपिक्स वगैरह है तो उसमें 3D मैपिंग करना पड़ता है, तो उसमें सक्सेस रेशियो 70-80% तक आएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन जो बहुत कॉमन अरिथमिया है, जिसमें एट्रिया पे मल्टीपल सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसमें क्या है कि हम 3D मैपिंग के जरिए पल्मनरी वेन के आसपास जहाँ से एट्रियल फिब्रिलेशन की करंट आती है, वो एरिया में पूरा सर्कुलर फॉर्म में चारों पल्मनरी वेन के चारों ओर मल्टीपल पॉइंट्स को जला देते हैं। उसका सक्सेस रेशियो एट्रियल फिब्रिलेशन को परमानेंटली टर्मिनेट करने में 70 to 80% रहेगा, 100% नहीं है। तो इसलिए ईपी स्टडी का सक्सेस रेशियो भी अरिथमिया टू अरिथमिया डिफरेंट रहेगा। कौन से अरिथमिया में कितना रहेगा वो केस टू केस वेरी करेगा। जो कॉम्प्लेक्स तरह के अरिथमियाज हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल टैकीकार्डियाज है, इसमें सक्सेस रेशियो कम रहेगा। सिंपल टाइप के अरिथमियाज है उसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो आप केस टू केस डिफरेंस कंपेयर नहीं कर सकते कि यार मेरा ईपी स्टडी हुआ तो उसमें मेरा तो रिकरेंस हो गया, मेरे दोस्त का हुआ था तो उसका सक्सेस हुआ, तो इसका मतलब डॉक्टर अच्छा नहीं है। तो वैसा नहीं होता। आपको एग्जैक्टली अगर आपका सेम टाइप का अरिथमिया है, सारे पैरामीटर सेम है और सब कुछ अगर सेम है, फिर भी कभी कभार क्या है कि किसी केस में सक्सेस हो, किसी में ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसमें हर चीज़ में आप ये सोचे कि नहीं डॉक्टर की गलती है, वैसा नहीं है। आपको मान के चलना पड़ेगा कि 2-4% केस में रिकरेंस हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ अरिथमियाज में रिकरेंस होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर पेशेंट को आप रिपीट प्रोसीजर भी करते हो तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होता कि वो हम भले रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी से हम बोल रहे हैं कि हमने वो एरिया को जला दिया, पर एक्चुअल में हार्ट को कोई परमानेंट वहाँ से डैमेज नहीं होता। कि ऐसा नहीं कि वो जला दिया तो मतलब हार्ट में बर्न इशू हो गया या कि वो एरिया में स्कारिंग हो गई, वैसा कुछ नहीं होता। रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी से हम जलाते हैं तो वो एरिया एक तरह से कोएगुलेट हो जाता है, एक तरह से वहाँ पे प्रोटीन्स जो है डीनेचर हो जाते हैं, सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन कोई डैमेज नहीं होता। तो दोबारा भी अगर आपको करना पड़े तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पेशेंट को उससे कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। और अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है या पहले से अगर कम हो गया है तो कई बार आप दवा से थोड़ा बेटर आपको इफेक्ट मिलेगा। पहले के कंपैरिजन में आपका कंट्रोल इस बार थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो आप अगली बार दवा से उसको कंट्रोल करने का ट्राई कर सकते हैं। बहुत मजबूरी हुई तो ही रिपीट प्रोसीजर करना चाहिए। नेक्स्ट इशू जो लोग पूछते हैं लॉन्ग टर्म फॉलोअप रिगार्डिंग्स की, क्या दवा हमेशा के लिए बंद हो जाती है? अगर रिकरेंस हो रहा है पेशेंट को, या बार बार एरिथमियाज हो रहे हैं, या किसी को अगर एंग्जाइटी या कोई और प्रॉब्लम रिलेटेड एरिथमियाज हैं, तो उसकी दवा देते रहेंगे। पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दवा बंद हो जाती है। 95 to 98% केसेस में दवा परमानेंटली बंद हो जाती है, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला इशू लोग पूछते हैं कि ईपी स्टडी के बाद प्रिकॉशंस की क्या ज़रूरत है, क्या व्यक्ति की लाइफ नॉर्मल हो सकती है, वो दौड़ने भागने का काम कर सकता है कि नहीं। ज़्यादातर 10-15 दिन के बाद अपना सब काम आप नॉर्मल कर सकते हैं, ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मेहनत का काम भी कर सकते हैं, वजन भी उठा सकते हैं, कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसमें आर्टीरियल पंचेस नहीं होते तो इसलिए कोई ब्लीडिंग का भी ज़्यादा रिस्क नहीं है, इन्फेक्शंस वगैरह का भी ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट वीक से अपना काम भी ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर आप अपनी रूटीन एक्टिविटी सब रिज्यूम कर सकते हैं, ड्राइविंग भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। अगर आप पहाड़ भी चढ़ना चाहें तो भी चढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी को बहुत डेंजरस टाइप्स ऑफ अरिथमिया है तो फिर वैसे केस में आपको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। अगर सिंपल फॉर्म ऑफ अरिथमिया है, एसवीटी वाला है यानी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है जिसमें एवीआरटी एवीएनआरटी है, तो वहाँ पे आपको उतना रिस्क नहीं रहेगा। और एक बार सक्सेसफुल प्रोसीजर हो गया तो आपको दोबारा ना दवा की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई प्रिकॉशंस की
डाइट का इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, डाइट से अरिथमिया या पैल्पिटेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सरसाइज का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो सब चीज़ों को आपको जो नॉर्मल खाना पीना अपने रेगुलर उसमें करते हैं कर सकते हैं। अरिथमिया हार्ट के करंट कंडक्शन पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए आपके डाइट और एक्सरसाइज का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारी नहीं है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर रेगुलर बेसिस पे आपको डॉक्टर से चेकअप थोड़ा करते रहना चाहिए। हालांकि अगर सक्सेसफुल ईपी स्टडी हो गया तो आप डॉक्टर को एक बार दिखाया और उसके बाद 6 महीना साल भर में भी दिखाया तो भी चलेगा। पर आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार एटलीस्ट आते रहिए डॉक्टर के पास, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा डिटेक्ट कर सके। पर ज़्यादातर केस में ये बहुत कम ही ऐसी बीमारियाँ होती है जो पूरी तरह क्यूरेबल होती है। ये उनमें से एक है जिसमें अगर एक बार सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया तो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेशेंट का ट्रीटमेंट अगर अच्छे से हो गया तो ना दवा की ज़रूरत पड़ेगी, ना फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही पेशेंट को दोबारा प्रॉब्लम आने का अंदेशा है। कुछ लोग का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो शिपिंग इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या वो बोट ट्रिप पर जा सकते हैं कि नहीं, ये पूछते हैं। हम अपने ऑफशोर जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑफशोर जाते हैं तो बहुत महीनों तक वहाँ पे रहना पड़ता है। तो इसमें भी वही है कि अगर डेंजरस अरिथमियाज है, जैसे कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है जिसमें जान का खतरा है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर सिंपल एसवीटी है जिसमें आपने ईपी स्टडी किया है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत मेडिसिन का एक स्टॉक या थोड़ा बहुत गोलियां लेके जाएं तो अच्छा है, कि बाई चांस अगर रिकरेंस हुआ खासकर पहले 6-7 महीने 1 साल में, तो आपके पास एटलीस्ट मेडिसिन तो रहे। ऑब्वियसली पैल्पिटेशन अगर होते हैं तो उसमें जान का खतरा नहीं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर रिपीट ईपी स्टडी की ज़रूरत पड़ती है या रिपीट टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, अगर कई लोग पूछते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि पेशेंट को दोबारा कोई ईपी स्टडी की ज़रूरत पड़े या दोबारा कोई फर्दर टेस्ट की ज़रूरत पड़े या बार बार इको ट्रेडमिल वगैरह की ज़रूरत पड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं तो ही फर्दर इवैल्यूएट किया जाता है। ऑब्वियसली दोबारा ईपी स्टडी करने का तो मतलब तभी है जब पेशेंट को श्योर शॉट प्रूवन हो कि पेशेंट को रिलैप्स हुआ है बीमारी का या रिकरेंस हुआ है, पर अदरवाइज दोबारा ईपी करने का तो मतलब ही नहीं है। पर सिंपल इको ट्रेडमिल वगैरह भी करने का उतना ज़्यादा रोल नहीं है अगर पेशेंट को सब कुछ अच्छे से हो गया। सिंपल ईसीजी करके आप पेशेंट को देख सकते हैं। हाँ, अगर पेशेंट को कोई और सिम्टम्स हैं या पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो फिर आपको इवैल्यूएशन पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। आप अगर दवा बंद करके 6 महीने या 2 साल तक भी डॉक्टर के पास नहीं है और कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर तकलीफ है तो फिर आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। तो आज के टॉपिक पे हमने बात की कि ईपी स्टडी के बाद रिकरेंस का क्या चांस है और लॉन्ग टर्म फॉलोअप का क्या इशू रहता है ईपी स्टडी वाले पेशेंट्स में, और इसमें पेशेंट को दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है नहीं, इन टॉपिक्स के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक संबंधित आपके कोई कमेंट्स, कोई सजेशन या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज भी है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप ये सारे कंटेंट का बहुत डिटेल नहीं चाहते और सिर्फ डिस्कशन को ब्रीफ में सुनना चाहते हैं, उनका सिर्फ समरी जानना चाहते हैं, तो हम रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा, और होपफुल हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए क्लिनिकली यूजफुल रहा होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट